नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार सिविल जज मेंस परीक्षा हो चुकी है आप लोगों की और आई होप आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। जो लोग पहली बार मेंस देंगे, आने वाले आगामी जुडिशरी मेंस देंगे, तो पहली बार टारगेट फॉर IQ पे मेंस का पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ। इस पूरी वीडियो में जनरल नॉलेज का जो पेपर फर्स्ट है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोगों को पता है जीके और जीएस के लिए ना तो कोई प्रॉपर बुक आती है, गाइड भी आती है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स उसमें होती है। तो टारगेट फॉर IQ पे पहली बार बिहार सिविल जज मेंस के लिए हम सॉल्यूशन सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें हम पूरा सॉल्यूशन आपको समझाएंगे। साथ में ये भी बताऊंगा कि हमारे जो कोर्सेज चलते हैं, जो कंटेंट के पेड ग्रुप चलते हैं, जिसमें मैंने लाइव क्लासेस भी कराई थी, उनसे कितना कंटेंट एग्जाम में हमारे आया है। ठीक है, तो देखिएगा बिहार सिविल जज मेंस के लिए जीके का पेपर हम देखेंगे। तो उसमें पहले आई थी फुल फॉर्म्स। आपकी पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें आपको 10 फुल फॉर्म लिखनी होती हैं, 10, और टोटल आई थी 14, तो 14 में से 10 लिखनी होती हैं। तो इसमें कुछ हैं, जैसे EMI की आई है, तो EMI की होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद होती है SOS, ये असल में सेव आवर सोल्स, इसका मतलब होता है ये ट्विटर, फेसबुक जो सोशल वेबसाइट है, जो सोशल प्लेटफॉर्म है, उन्हीं की नज़रों में, यानी न्यूज़ में ये रहा था ये फुल फॉर्म, इसलिए इसको सोर्स बोलते हैं। फिर है एपेक, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी फुल फॉर्म आपकी आती है, जिसमें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है BRO, तो BRO है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास सड़कों का निर्माण करता है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद है कैग, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया ही था। तो इसकी फुल फॉर्म है कैग की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 यानी 148 में कैग का प्रोविज़न है, याद रखेंगे। इसका काम होता है सरकार के खातों का ऑडिट करना। इसके बाद है CDRI, तो ये है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये BRO है, EMI है, कैग है और CDRI है। ये सारी वैसी फुल फॉर्म है जो पिछले 1 साल से चर्चाओं में है। अभी मैं बताऊंगा चर्चाओं में क्यों थी और एग्जाम में आने का कारण क्या था, ये भी बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि हमारे कंटेंट से कितना क्वेश्चंस लगे हैं। इसके बाद है कोप, COFE, कोफ पोसा, तो ये क्या है, ये है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। ठीक है, ये भी चर्चाओं में रहा था। इसके बाद है FSSAI, फसाई इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, मतलब जो चेक करती है खाद्य पदार्थों से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है भारत सरकार की। इसके बाद है ICMR, तो ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो देखिएगा इसमें एक सोर्स वाली फुल फॉर्म एक ऐसी है जो हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट से नहीं आई थी, बाकी सारी की सारी हमारे कंटेंट में थी। और एक कोपसा वाली, कोपोसा, वैसे ये भी मैंने दी थी, आई थिंक मुझे याद आ रहा है। अब देखिएगा इनका लॉजिक समझते हैं। देखिएगा पूरे साल EMI चर्चाओं में रहा, आप लोगों ने देखा होगा कैसे कोरोना वायरस की वजह से। इसके साथ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अटल टनल, इसके साथ साथ बहुत सारे रोड्स बनाए हैं चाइना के बॉर्डर के आसपास, ये भी चर्चाओं में रहा। कैग है, तो इनकी नियुक्ति की गई थी, जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे जब ये चर्चाओं में आया था। CDRI है, जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था जब ये चर्चाओं में आया था। इसके बाद है, और ये कोफ पोसा भी, ये भी तभी भी इसमें स्मगलिंग एक्टिविटीज़, तब बम्बई में आप लोगों ने देखा होगा जो न्यूज़ में काफ़ी चर्चाओं में आया था, तब ये एक्ट जो है चर्चाओं में आया था, किस एक्ट के थ्रू उन्हें अरेस्ट किया गया था। और फूड सेफ्टी, ये कोरोना वायरस के दौरान ये भी चर्चाओं में आया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो आया था, इम्यूनिटी जो पदार्थ होते हैं उनको लेकर। और ICMR आपको पता है हर डेली न्यूज़पेपर में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट है फुल फॉर्म नंबर 10, ISKCON, ISKON, तो ये है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये याद रखना है, यानी एक कृष्णा जी का आप लोगों ने सुना होगा, ISKCON के मंदिर और टेम्पल भी होते हैं। खासकर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड उनकी कथाओं को, उनके बारे में प्रचार और प्रसार करता है। नेक्स्ट है NTPC, ये महानरत्न कंपनी है, इंटरनेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके बाद है YWCA, ये है यंग मेंस क्रिश्चियंस
एसोसिएशन, याद रखेंगे, ये थोड़ा नया है, क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है DGCA, ये भी काफ़ी न्यूज़ और चर्चाओं में रहा था। तो ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि इस तरह का एविएशन या जनरल डायरेक्टर होते हैं जो भारत में विमानन प्राधिकरण होता है, उन्हीं का जो हेड होता है उसको बोलते हैं DGCA, ठीक है। नेक्स्ट है ZSI, ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और इतनी इस तरह की फुल फॉर्म आपके बिहार सिविल जज मेंस में आई थी। जिन लोगों ने मेंस दिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कितनी किसकी सही हुई हैं, और जो लोग हमारे पेड ग्रुप से थे वो भी बताइएगा कि कितनी पेड ग्रुप से आई हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें लिखा है संबंधित व्यक्तियों के नाम के बारे में पूछा गया है। स्थानों के नाम दे रखे हैं प्लेसेस के, और यहाँ पर पूछा गया है कि उनके पर्सन बताइएगा, किस पर्सन से वो रिलेटेड स्थान है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, तो मैं बोल के बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आनंद वन, तो आनंद वन जो है वो है बाबा आमटे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 शांति निकेतन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। इसके बाद है विजय घाट, तो विजय घाट जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है नई दिल्ली में। और इसके बाद है पवनार आश्रम, ये महाराष्ट्र में है, और ये है विनोबा भावे से संबंधित, ठीक है। इसके बाद है बोध गया आया था, बोध गया है गया में आपको पता ही है गौतम बुद्ध का प्रमुख तीर्थ स्थल है, बिहार में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी 1571 में इसकी स्थापना हुई थी, अकबर के समय अकबर ने की थी, ठीक है। इसके बाद है समता स्थल, तो समता स्थल है जगजीवन राम जी ने से संबंधित है, उनकी समाधि को समता स्थल बोले जाते। तो क्वेश्चन नंबर 2 से ये पता लगा हमें कि एक तो समाधि, उनके वर्तमान में नाम क्या है उनके समाधि स्थल को, जो ऐसे क्रांतिकारी या पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे हैं उनके, जैसे विजय घाट है, महात्मा गांधी जी के और जवाहरलाल नेहरू के, इनके जो समाधि स्थल है उन्हें क्या कहा जाता है। इसके बाद जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं वो याद होने चाहिए, साथ में जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड व्यक्ति हैं, पर्सन थे, उनके समाधि या उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 से ये कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है उन नदियों का नाम लिखिएगा, नदियों के नाम लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पर शहर के नाम है और नदियों के नाम। तो नदी के नाम, शहरों के नाम हमें दे रखे हैं और नदियों के नाम लिखने हैं। जिसमें अगर नदियों की बात करें तो उसमें है मथुरा। मथुरा जो है आपको पता है वो यमुना नदी पर है, ठीक है। किस पर है? यमुना नदी पर है। इसके बाद अगर हम देखें तो राजमुंद्री दे रखा है, ये है गोदावरी नदी पर। इसके बाद है विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा सबको पता है किस पर है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर है। और सूरत सबको पता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सूरत जो है वो है तापी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, हर बार एग्जाम में आता है, तो इन्हें आप रट लीजिएगा। सूरत किसके है? तापी के। और नर्मदा तापी दो नदियां ऐसी हैं जो बनाती हैं क्या? एस्चुरी, अरब सागर में गिरती हैं। कभी कभी इनके ओरिजिन पूछ लेता है, कभी कभी इनके मुहाने पूछ लेता है कि कहाँ पर ये गिरती हैं। इसके बाद है भरूच, तो भरूच है नर्मदा नदी पर, ठीक है, याद रखेंगे नर्मदा नदी पर। इसके बाद है कोटा, कोटा आपको पता ही है ये राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? चंबल के। इसके बाद है मैं फ़ोन में क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद है लुधियाना, तो लुधियाना बार पिछले साल भी आया था शायद ये। तो लुधियाना जो है वो है आपका पंजाब में पड़ता है और ये है सतलुज नदी पर। और लुधियाना जो फेमस है वो ऊनी उद्योग के लिए फेमस है, याद रखेंगे। और साथ में साइकिल उद्योग के लिए, ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके जैसे सूरत जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी फेमस है। और मथुरा आपको पता ही है, मथुरा के बारे में अगर लिखने के लिए आया तो आप लिख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ था, इसलिए धार्मिक ऐतिहासिक और ये अपना महत्व भी रखता है। साथ में ये महत्व रखता है मेडिवल हिस्ट्री में भी, यहाँ राजधानी रही थी ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपके क्वेश्चंस बने हैं एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो उसमें पूछा गया है किस राज्य में स्थित है, यानी कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और उन स्थानों को
हमें केवल राज्य का नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे पहला है पुष्कर लेक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, पुष्कर लेक, पुष्कर झील आई थी, तो पुष्कर झील जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग केवल स्टेट का नाम यहाँ पर पूछा गया, याद रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर है आपका तमिलनाडु में, मीनाक्षी टेम्पल, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का सी है वृंदावन उद्यान, यानी वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, वृंदावन गार्डन। तो बहुत लोगों ने यूपी लगा दिया होगा इसका, जबकि यूपी जो है वो गलत है, इसका है कर्नाटक, कर्नाटक के मैसूर में ये बनाया गया, कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल, ये ओडिशा में, आपको पता ही है। नेक्स्ट है वेल्लूर मठ, तो अभी मोदी जी भी गए थे वेल्लूर मठ पर, आपको पता है जब बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे तो ये आना ही आना था, तो इसलिए वेल्लूर मठ जो है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। यमुनोत्री, ये उत्तराखंड में है जहाँ से यमुना रिवर निकलती है, ठीक है। और नेक्स्ट है, लास्ट है स्वर्ण मंदिर, ये पिछले साल भी आया था, तो ये कहाँ पर है, पंजाब में, और सिखों की राजधानी अमृतसर में, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर 5 राज्यपाल के नाम पूछे थे, लेटेस्ट जो आपके गवर्नर हैं उनके नाम आपसे पूछे गए थे। राज्यपाल के नाम मैं बता रहा था, तो केरल के जो हैं वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश राज्य के शिवराज सिंह चौहान जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में, और श्री मंगू भाई छांजन भाई पटेल जो हैं यहाँ के गवर्नर बने हैं। महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी, और गोवा के जो हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा के। और यूपी के आपको पता ही है आनंदीबेन पटेल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कहाँ की, गुजरात राज्य की। इसके बाद अगर लास्ट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पूछे गए थे, ये वैसे आए तो 7 लिस्ट हैं, लेकिन हमें केवल 5 ही बतानी है। तो अरुणाचल प्रदेश के वो हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ठीक है। इसकी लिस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर शो हो रही होगी, एक मैंने पूरी गवर्नर की लिस्ट दे दी है वर्तमान के जो अभी के हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आया था, निम्न में से किन्हीं 5 के उत्तर देने। अब क्वेश्चन क्या था, जैसे था कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था, आफ्टर हुम इज द माउंट एवरेस्ट नेम, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसकी बात करें तो ये था जॉर्ज एवरेस्ट ने रखा था, याद रखेंगे, इसका आंसर होगा जॉर्ज एवरेस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो है कोलकाता में। ये ए आंसर है, 2 6 के हैं, ये है कोलकाता। इस क्वेश्चन नंबर 3 है 6 का, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो ये पता है नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त भी लिखा मिलेगा किसी किसी बुक में आपको। इसके बाद है जिम कॉर्बेट, जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड में, याद रखेंगे उत्तराखंड में है। 1936 में हैली नेशनल पार्क इसको पहले बोला जाता था। इसके बाद है दूरदर्शन पर धारावाहिक महाभारत का निर्माता कौन थे, जो टीवी सीरियल आता था महाभारत, तो वो थे BR चोपड़ा, BR चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर है फिर सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये दिया था क्वेश्चन नंबर 6 का 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से भी 5 ही करने थे, दिए हैं 7, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने व लिखने का तरीका किसने खोजा, तो उनका साइंटिस्ट का नाम है लुइस ब्रेल। देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से जनरल साइंस को भी रिलेट कर रहा है, जनरल साइंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो आपके एग्जाम में आए हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है यहाँ पर, तो इसमें है कि निम्न में से 5 पर जो है वो ब्रीफली इन्हें डिफाइन करना है, संक्षेप में इन्हें बताना है। ओरली आपको बता दो, यहाँ तक आपने स्टैटिक पढ़ा था, बहुत इजी था, यानी लिस्टेड के थ्रू ये सब चीज़ें 1 वर्ड में आपको लिखनी थी। लेकिन असली खेल अब स्टार्ट होता है यहाँ से, इस तरह से कीवर्ड्स भी आपसे डिफाइन करने के लिए प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के में भी और जनरल नॉलेज के पेपर में भी, ठीक है।
टारगेट फॉर IQ पर आप लोगों को जुडिशरी के लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड चीज़ें लॉ की, चाहे GK GS के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से, डिवोटेड तरीके से आपको मिलेंगी प्रॉपर। आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। 32वीं जुडिशरी के लिए प्री और मेंस हम लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं 32वीं जुडिशरी के लिए 32, तो आप लोग जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी होती है और कोर्सेज भी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट्स के लिए कि बार्टर क्या है। बार्टर, तो बार्टर क्या है? बार्टर में आपको बता दूं, असल में बार्टर प्राचीन काल में इसका यूज़ किया जाता था, बार्टर काल में होता था। अब इसका एग्जाम्पल और डायग्राम भी बना सकते हैं। बार्टर का मतलब होता है किसी एक वस्तु या फिर सेवा के बदले, मान लीजिएगा कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई सेवा है, इसके बदले पैसे ना देकर, मुद्रा यानी करेंसी ना देकर, उसके रिवार्ड में बदले में वस्तु या सेवा को ही ले लेना बार्टर कहलाता है। जैसे प्राचीन काल में कोई मुद्रा तो होती नहीं थी, तो क्या करते थे, एक जैसे मान लीजिएगा एक गाय है, ये अब एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम्पल और डायग्राम अगर आप बना देंगे, फिगर बना देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिएगा एक गाय है, तो इस गाय के बदले अगर किसी ने 3 बकरियां भेंट कर दी हैं, 3 बकरियां भेंट कर दी हैं, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का बार्टर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, कि आदान प्रदान किस चीज़ का हुआ, एक गाय दी और 3 बकरियां ली, तो इसमें वस्तुओं का विनिमय, इसमें पैसे का विनिमय ना होकर, एक्सचेंज ना होकर, इसमें वस्तुओं का एक्सचेंज किया जाता है, वस्तु और सेवा का। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे किसी किसान का खेत है, मान लीजिएगा किसी साहूकार का, इस खेत में किसान जो मेहनत कर रहा है, इसमें कोई मजदूर है जो मेहनत कर रहा है, उसे उसका जो मजदूरी है उसे मजदूरी ना देकर उसके बदले उसे कुछ अनाज दे दिया जाना ही बार्टर कहलाता है। आई होप मैंने बहुत इजी आप लोगों को समझा दिया है। एग्जाम्पल अगर आप लिख देंगे, क्योंकि ये 2 नंबर में आया है, 5 एक्सप्लेन करने हैं इनमें से, ये 7 आए हैं, एक है वीजा हो रहा है इसमें, तो ये 7 में से आपको 5 करने हैं। अगर आप एग्जाम्पल और डायग्राम मेंशन करेंगे तो 2 के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। एक लाइन में आपको थ्योरी लिखनी है और एक में आपको डायग्राम। दूसरा है ड्रोजियर, ये है ड्रोजियर है, DOSSI सर, डोजियर। तो डोजियर क्या है मैं आपको बताऊं, अभी से एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। डोजियर होता है एक ग्रुप ऑफ फाइल, एक ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वो भी इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से। अब मान लीजिएगा जैसे कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट है, अब कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट का जो बाबू होते हैं, जो असिस्टेंट, किसी भी ऑफिस में जो क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं, तो वो फाइलों को जो है ना सुसज्जित तरीके से इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि उनके ट्रांसफ़र होने पर या जजेस के ट्रांसफ़र होने पर कोई अन्य दूसरा आए तो वो उसी क्रम के अनुसार उन सब चीज़ों को चेक कर ले। तो ड्रोजियर होता है एक ग्रुप ऑफ फाइल, यानी दस्तावेजी यानी कागजों का एक ऐसा समूह जो सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया हो संभाल के। जैसे बैंकों में रजिस्टर रखे जाते हैं फिल करके, अपने रिकॉर्ड के लिए सब चीज़ें की जाती हैं, और उस पर स्पेशल कोई कवर चढ़ा दिया जाता है ताकि पता लग जाता है। जैसे 2021 का कोई रजिस्टर है तो वो पता रहेगा कि 2021 का ही लेखा जोखा इसमें आपको मंथली वाइज मिलेगा, तो इसे ही बोलते हैं ड्रोजियर। नेक्स्ट है फ्री पोर्ट। तो फ्री पोर्ट क्या है, आप देखते हैं फ्री पोर्ट क्या है। आप इसका एग्जाम्पल भी बना सकते थे इस तरीके से। अब फ्री पोर्ट क्या होता है, फ्री पोर्ट का यूज जो है बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर किया जाता है, जो हमारे बंदरगाह और एयरपोर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई ए व्यक्ति है और इसे किसी विदेश में जाना है, ठीक है, लेकिन इसके पास सामान ज़्यादा है और ये कुछ सामान अपना दिल्ली एयरपोर्ट पर रखना चाहता है, ठीक है, तो ये दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ अपना सामान वहाँ पर रखवा सकता है। लॉकअप इसे एक प्रकार का बोल सकते हैं, टाइप ऑफ लॉकअप। तो लॉकअप में यहाँ पर ये सुविधा दी होती है बंदरगाह पर भी और एयरपोर्ट्स पे भी कि एक व्यक्ति अपना कोई यहाँ पर सामान रख सकता है। तो इजीली समझा सकते हैं कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान कोई वस्तु या धन वहाँ पर रख सकता है, उसे बोलते हैं फ्री पोर्ट। और ये हर बंदरगाह और एयरपोर्ट पर एक ऐसा स्थान बना होता है, ठीक है। जैसे आप स्टेशनों पे भी देखते होंगे, आप रेलवे स्टेशन पे भी होते हैं। इसके बाद है हॉटलाइन, तो ये काफ़ी चर्चाओं में रहता है। हॉटलाइन आप लोगों को बता दूं, जो लोग करंट से अपडेट होंगे, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं आपको ध्यान लगाना होगा, जो चर्चाओं में रहे, न्यूज़ में आए कहीं ना कहीं, ये वही शब्द हैं। तो हॉटलाइन होता है 2 देशों के बीच जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जो उस देश के चीफ होते हैं
या उस देश के सेना प्रमुख होते हैं, आपस में बात करने के लिए हॉटलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई समय बर्बाद नहीं होता है। मान लीजिएगा ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कॉल किया, फ़ोन कॉल, तो पहले क्या होगा, रिंग बेल जाएगी, पहले बेल जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो जब बेल जाएगी तो क्या पता दूसरा बंदा कब तक रिसीव करे, तो वो समय बर्बाद होगा। लेकिन जो हॉटलाइन होती है ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, आप लिख सकते थे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो हॉटलाइन में क्या है कि एक ये भारत ने 1971 में पहली बार प्रयोग करा था जब भारत पाक का युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या था कि जो भारत के थल सेना प्रमुख थे और पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख ने डायरेक्ट बात की थी। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने भी हॉटलाइन के थ्रू अन्य देशों के साथ हमारे इससे समझौते हैं। जैसे अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करेंगे तो वो हॉटलाइन का ही यूज़ करते हैं, जो टेलीफोन होता है वो हॉटलाइन का ही प्रयोग करके यूज़ करते हैं। तो आप लिख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन का एक ऐसा रास्ता है जो डायरेक्ट बात करता है, इसमें समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होता है और ये गोपनीय होता है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद है पंचशील। तो पंचशील क्या होता है, इसकी एक स्लाइड्स आप लोगों को दिख रही होगी पंचशील की, इसके 5 उद्देश्य हैं, आप लोगों को भी यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहे होंगे। तो पंचशील क्या है मैं बता दूं आपको, बहुत ईजी है। पंचशील आपने समझौता भी सुना होगा जो 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था। इस तरह से एग्जाम्पल अगर आपने डाल दिया होगा तो डेफिनेटली आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो पंचशील वास्तव में एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव कल्याण से संबंधित है। जैसे मानव कल्याण के लिए 2 देशों के बीच या विश्व शांति के लिए सभी देशों के बीच में जो है परस्पर एक आदर्शों की स्थापना करना है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों, धार्मिक सिद्धांतों, सामाजिक सिद्धांतों या और कोई भी सिद्धांत हो सकता है जो सद्भाव के रूप में व्यवस्था बनाने में मानव जीवन की सहायता करते हैं। इसमें सभी देशों से यह एक्सपेक्टेशन, उपधारणा की जाती है कि आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। और इसके अंतर्गत जो है ना 5 सिद्धांत हैं, कुछ 5 सिद्धांत मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे एक दूसरे के विरुद्ध जो है आंतरिक कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, आंतरिक मैटर में दखल नहीं देंगे, 2 देश कोई आक्रमण नहीं करेंगे, किसी की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। इसके साथ है एक दूसरे के लिए समानता रखेंगे, लाभ की भावना रखेंगे, लाभ देने की नीति रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे में जो ट्रीटी हुई है उनके अस्तित्व पर बिलीव करेंगे। और यही सारी चीज़ें जो 5 हैं, ये 5 के 5 कॉन्सेप्ट लिए गए हैं बौद्ध धर्म से। जिसने ये लिख दिया होगा पंचशील में कि बौद्ध धर्म से लिए गए हैं, 1954 में भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उनके बीच में समझौता हुआ था, तब से थ्योरी आई थी। और थ्योरी बेस्ड भी बौद्ध धर्म से लिया गया कॉन्सेप्ट है जो मानव जीवन कल्याण के परोपकारी सिद्ध होता है। तो ये इस तरह से आपको 2-3 लाइनों में लिखना था, एग्जाम्पल आपको लिखना था। नेक्स्ट है कोरम। तो कोरम आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 100 में भी पढ़ा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम सभा चलाने के लिए 1/10 मेंबर होने चाहिए। अब इसे आप लोगों ने कैसे लिखा होगा, आप लोगों को बस इतना लिखना था कोरम के बारे में कि कोरम क्या है। कोरम जो है वो है किसी भी सभा, बैठक या चर्चा के लिए मिनिमम, न्यूनतम, विधिक रूप से बैठक चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। जैसे अब मान लीजिएगा, अब इसका बस इतना लिख के आपको एग्जाम्पल डालना था। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में 545 मेंबर हैं, तो कम से कम अब इसका 10 कर लेंगे तो मतलब 54.5 यानी 55 व्यक्ति होने चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा के जो सेशन चलाने के लिए। और राज्यसभा में 250 हैं तो 250 का 10 करेंगे तो 25 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको लिखने थे। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद है वीज़ा। ठीक है, तो वीज़ा की अगर बात करें तो वीज़ा आप लोगों ने देखा ही होगा, जब किसी दूसरे देश में जाने के लिए एक परमिशन होती है, वीज़ा के अस्थायी परमिशन इसको हम बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है विजिटर। इसकी जो एक फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है विजिटर इंटरनेशनल, आई से है इंटरनेशनल, एस से है स्टे और ए से है एडमिशन। अब देखिएगा सारा खेल, जिसको इसकी फुल फॉर्म आती होगी उसने बहुत आराम से आंसर लिख दिया होगा, यानी विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति विदेश में जाना चाहता है, घूमना जाना चाहता है तो वो जा सकता है और वहाँ की सरकार ने कोई आधिकारिक अनुमति दी है और उसी अनुमति को, उसी परमिशन को जो है क्या बोलते हैं, वीज़ा बोलते हैं।
यानी हमारे देश में मान लीजिएगा कोई व्यक्ति आए दूसरे देश से, तो उसे वीज़ा की ज़रूरत होगी। यानी विजिटर्स जो आने वाला व्यक्ति है, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा, स्टे करेगा, तो उसके लिए सरकार की परमिशन होनी चाहिए आधिकारिक रूप से, और ये जो है विदेश यात्रा के दौरान जो है यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोगों ने लिख दिया होगा, आई होप जिसने फुल फॉर्म लिखी होगी तो समझ लीजिएगा उन्होंने लिख भी दिया होगा, और नंबर भी उनको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 7 तक देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में और 9 में पुस्तकों के नाम पूछे गए हैं आप लोगों से। अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिला है तो हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट फॉर IQ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों के लिए हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, अगर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो। इसमें कुछ पुस्तकों के नाम आए थे जिसमें मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, बाकी आपको हम सॉल्यूशन देंगे उसके अंदर मिल जाएगा। और जिसमें है यशवंत सिन्हा की पुस्तक आई थी, ये अभी जो पहली पुस्तक है क्वेश्चन नंबर 8 की। पुस्तक का नाम है रिलेंटनेस एंड ऑटोबायोग्राफी, यशवंत सिन्हा की है। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, यह है प्रकाश मलिक जी की। इसके बाद है आई डेयर, किरण बेदी की है। इसके बाद है द डांस ऑफ डेथ, ये है स्ट्रिंगबर्ग की, अगस्त स्ट्रिंगबर्ग की है। और नेक्स्ट है आई डू व्हाट आई डू, ये है रघुराम राजन की। नेक्स्ट है ए फ्लाइट ऑफ पिजेंस, तो ये है रस्किन बॉन्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार आती है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये है युवराज की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें आई थी केवल करंट अफेयर से। इसमें 1-2 पुस्तक हमारे पेड ग्रुप से नहीं आई हैं। पुस्तक वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डीप गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो हिंदी की पुस्तक पूछी गई थी, जिसमें पुस्तक का नाम है झूठा सच। तो ये लिखी है यशपाल जी ने। परिकथा लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने। निर्मला प्रेमचंद्र की है और यामा महादेवी वर्मा की है। सारा आकाश राजेंद्र यादव की है, याद रखेंगे। आधा गांव राही मासूम राजा की है। और तमस जो है वो है भीम्स सानी की। ये लिस्ट आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रही होगी, आप लोग देख लेना, इनको तैयार कर लेना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 11। ठीक है, बाकी 10 भी अभी मैं कराऊंगा। 10 में जो है थोड़ी शॉर्ट नोट्स हैं, वो आपको हम भी बताएंगे अभी। जिसमें योजनाएं हैं, ये आप लोगों की योजनाएं आपको तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, तो ये योजना आप लोग नेट, क्योंकि अब अगले वाले एग्जाम में तो ये आएगी नहीं। और भारत निर्माण प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत किसान रेल कोविड के दौरान चली थी, आपको पता है लगभग 100 किसान रेलें चली थी, जिसके अंतर्गत क्या है कि जो खाद्य सामग्री हैं और जो कच्चे फल हैं या अनाज हैं उनको एक दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए आई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या था कि कोई भी व्यक्ति एक राशन कार्ड से किसी अन्य राज्य में भी अनाज ले सकता है। ठीक है, अभी इसमें 4 राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश इसमें है, शायद कर्नाटक है। इसके बाद है आपको नवीनकरण ऊर्जा होती है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी होती है ऐसी एनर्जी जिसको किसी दूसरी फॉर्म में भी दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ किया जा सकता है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई है। सारी चीज़ें मेंस की मैं क्वेश्चंस आपको लिख के यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, तो जो शॉर्ट नोट्स थे वो आपके नोट के माध्यम से मैं आपको दे दूंगा। अगर आप लोग हमारे ग्रुप में हैं तो आपको मिल ही गए होंगे, मिल जाएंगे, मिल गए होंगे, पूरा मैं दे चुका हूँ यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का मोइन उल हक स्टेडियम। क्वेश्चन का नाम है मोइन उल हक स्टेडियम, तो ये जो है ये पटना में है। नेक्स्ट है सत्यपाल से पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक से पहले तो वो थे त्रिपाठी जी करके थे कुछ, केसरीनाथ त्रिपाठी जो थे वहाँ के गवर्नर थे। इसके बाद अगर हम बात करें नीतीश कुमार से पहले मुख्यमंत्री जो थे वो सबको पता है जीतन राम मांझी थे नीतीश कुमार से पहले। यहाँ पे 2 रसीले फल पूछे हैं, इनमें मुझे कन्फ्यूजन है, एक बार आप लोग करेक्ट करिएगा अगर सही हो तो। आम है, रसीले फल और लीची बिहार के, ये याद रखेंगे। इसके बाद बिहार क्या जूट बिहार की नकदी फसल है? तो जूट जो है बिहार की नकदी फसल नहीं है, याद रखेंगे। पहले नंबर पर है गन्ना, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी हो गया है जो इम्पोर्टेंट है। और कुछ और क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट पूछी गई है, तो खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट आपको मिल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है एक आपका क्वेश्चन है जिसमें राज्यों के नाम बताना है, उनसे जुड़े नृत्य जो हैं, जैसे बिहू असम का है,
डांडिया गुजरात का है, गिद्दा पंजाब का है और मोहिनी अट्टम आपको पता ही है केरला का है। ठीक है, तो ये आपके 4 आए थे, इनमें इनमें इन चारों के चारों आपको लिखने थे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, इसमें एक स्कीम आई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ये योजना जो थी इसके नाम से पता चल रहा है कि यानी युवाओं को स्किल करके, यानी उन्हें सिखा के, स्किल्ड सिखा के उन्हें, और ऐसे युवाओं को, जो ऐसी यूथ को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रिलेटेड हैं, ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। और ये जब मोदी सरकार नई नई आई थी तब ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2014 में। तो आपको बस इतना ही इसमें लिख देना था। और इसमें क्या है कि अभी वर्तमान में 27 राज्य प्लस 3 केंद्र शासित जो यूनियन टेरेटरी हैं उनमें ये स्कीम जो है वो लागू है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप लोग। और कम से कम इसमें 55 लाख जो कैंडिडेट हैं इसके द्वारा स्किल्ड हो चुके हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो ये आपको फैक्ट इसमें लिखने थे। इसका मेन मकसद है बस ऐसे युवाओं को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, कहीं ना कहीं डिजिटली करिए नहीं, या फिर उन्हें जो जिस में अपने फील्ड में जो ज़्यादा जानकारी रखता है उसी हिसाब से उसको स्किल्ड करके सिखाना। देखिएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी है, इसमें आया था भारत निर्माण योजना के बारे में लिखना था। जब राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे तो उन्हीं के समय पर ये योजना आई थी 16 दिसंबर 2005 को। इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें गांव की और एक कदम सरकार ने एक नीति रखी थी। उसी नीति के तहत ये योजना जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की गई थी और इसका स्टार्टिंग किया गया था। और इसका मेन फोकस था वो था 6 बिंदुओं पर। नंबर 1 बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे से संबंधित थे। यानी भारत को जो आपको पता ही है, भारत जो है वो गांवों में बसता है और इसी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करना, उन्हें विकास करना ही इस योजना का मेन उद्देश्य था। ये आपके बिहार सिविल जज मेंस के जीके वाले पेपर में ये आया था। तो इम्पोर्टेंट योजना है आने वाले एग्जाम के लिए भी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 का डी, इसमें है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो आप लोगों को पता है काफ़ी चर्चित है क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु को इसमें हाल ही में शामिल किया गया है। अभी वर्तमान में 28 राज्यों में 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम जो है वो लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत आप सिंपल बताएं कि मान लीजिएगा कोई किसी एक स्टेट का व्यक्ति है और वो वहाँ पर दूसरे राज्य में नौकरी कर रहा है या कोई मजदूर है, तो वो वहाँ पर भी अपने राशन कार्ड से अनाज ले सकता है। इसकी शुरुआत जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो है ये की गई थी, याद रखेंगे। और एक दूसरे राज्यों से भी लोग जो हैं वो राशन ले सकते हैं एक ही राशन कार्ड से। तो इस तरह से ये एक स्कीम थी और हाल ही में अभी 1 अक्टूबर 2020 को इसमें तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश शामिल हुए हैं। तो ये फैक्ट बहुत जरूरी था, इसलिए मैं बता दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का सी, इसमें है किसान रेल। तो किसान रेल क्या है कि 7 अगस्त 2020 को चली थी ये, और पहली रेल जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर बिहार तक चली गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ फ्रूट्स जो हैं वो बिहार भेजे गए थे किसानों को। असल में सरकार का एक उद्देश्य है कि 2022 तक किसानों की आय जो है वो दुगनी करनी है। तो उसी के संदर्भ में किसानों की जो उपज है, जो फसलें हैं, उनको सेफ और सुरक्षित तरीके से भारत सरकार रेल के माध्यम से अन्य राज्यों में भेज रही है, जिससे किसानों को उचित दाम मिल सके और कोविड के दौरान जो खाद्य आपूर्ति है वो जो है बाधित ना हो। अब हाल ही में सोबी रेल जो है वो चलाई गई थी महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। इसमें कुछ पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र से कुछ जो है फिशरीज़ का, यानी जो मछलियां हैं, उनको भेजा गया था, ये याद रखेंगे। इसका उद्देश्य जो है वो कृषि उत्पाद जो हैं, जो चाहे कृषि से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, फसल हो सकती है या फिर उनसे रिलेटेड कोई खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको जो है दूसरे स्थानों पर पहुंचाना जहां पर ये लॉकडाउन के दौरान ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था। और ये चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। लगभग इस ट्रेन में 17 डिब्बे जो हैं वो हैं मैक्सिमम, ये याद रखेंगे। और 4,000 रुपये प्रति टन जो है इसमें किराया रखा गया है भारतीय सरकार के द्वारा। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसकी शुरुआत की थी और साथ में नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री, उन दोनों ने मिलकर इस किसान रेल की शुरुआत की थी। अब आता है बायोमित्र। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। भारत का पहला महिला रोबोट है जो गगनयान प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। इसरो ने इसको बनाया है और ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, एक ऐसा रोबोट जो केवल आधा शरीर ही बना है, मतलब इस रोबोट के पैर नहीं है, और ये अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत को स्पेस सिक्योरिटी के लिए काम करेगा, साथ में मौसम संबंधी गतिविधियों पर भी ये काम करेगा, ये याद रखेंगे। और गगनयान प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा ये रहेगा बायोमित्र। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम देखें तो इसमें पूछा है, वन लाइनर है, 5 आंसर करने हैं कि इसमें बांग्लादेश से लगे भारतीय राज्यों के नाम बताने। तो बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं और बांग्लादेश से बॉर्डर जो है वो काफ़ी सर्वाधिक लंबा बॉर्डर भी भारत जो है बनाता है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, असम है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा 5 राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं बांग्लादेश से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बादलों वाली रातें सफ़ेद आसमान वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होती है? वाई आर क्लाउडी नाइट्स वार्म्स देन क्लियर स्काई नाइट्स। तो सीधा सा एक ही इसका मतलब है कि जो बादल वाली रातें होती हैं, मान लीजिएगा पृथ्वी है ये, और पृथ्वी के सनलाइट इस पे बराबर आ रही है, गर्मी पड़ रही है पृथ्वी पर। अब यहाँ पर बादल आ जाते हैं, ये बादल आ गए यहाँ पर। अब क्योंकि हीट है, जो उष्मा है वो पृथ्वी की सरफेस से टकरा के फिर ऊपर वापस जाती है और बादल उन्हें रोक लेते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है बादलों वाली रातें जो हैं, क्योंकि जब बादल जो हैं वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, याद रखिए कुचालक होता है उष्मा का, इसलिए वो इसको जो परावर्तित हुई है एनर्जी हीट है उसे रोक लेता है और इसलिए वायुमंडल जो है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी के मौसम में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? वाई डू वी वियर वाइट क्लॉथ्स इन समर? तो सफ़ेद रंग जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है लाइट, सूर्य के प्रकाश को, जिसकी वजह से हमें गर्मी नहीं लगती है। यदि हम किसी और कलर के, ब्लैक कलर के या किसी और कलर के करते हैं तो वो प्रकाश को, यानी जो सूर्य की हीट है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर, तो जिससे क्या होता है गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए वाइट कपड़े जो हैं वो परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका ये आंसर था। फिर है नेक्स्ट डी आंसर है कि पहाड़ पर चढ़ते समय हम आगे की ओर क्यों झुकते हैं? ठीक है, वाई डज ऑन लेन फॉरवर्ड वाइल क्लाइंबिंग ए हिल। अब सीधा सा मतलब है कि आप लोग काफ़ी पहाड़ों पे हिल्स पर जाते होंगे, आगे की ओर झुकते हैं। बस इसका एक सीधा मतलब है कि हम जो अभी खड़े हैं मान लीजिएगा नॉर्मली, तो हमारी जो गुरुत्व केंद्र होता है वो ग्रेविटी पॉइंट जो है वो हमारे बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, जिसको लेकर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे हम आगे की ओर, क्योंकि पृथ्वी अगर पहाड़ पे चढ़ेंगे तो पहाड़ की सरफेस मान लीजिए ऐसे है, तो इसको ग्रेविटी बनाए रखने के लिए इंसान को जो है, ह्यूमन को थोड़ा आगे झुकना पड़ता है। इसलिए याद रखिए, क्योंकि 90 डिग्री ही एंगल बनाना चाहिए ग्रेविटी का, इसलिए हम चल पाते हैं सीधा। अब नेक्स्ट है बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक एक बात बताऊँ, कोविड के दौरान ये काफ़ी वर्ड आया। बफर स्टॉक है किसी आपातकालीन स्थिति में किसी चीज़ की कमी पड़ जाना और आनन फानन में उस कमी चीज़ को, जो वस्तु है उसको स्टॉक कर लेना। जैसे आपने देखा होगा रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसकी कमी पड़ गई थी, और भी कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ों की अचानक से कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसे बफर स्टॉक बोला जाता है। यानी सरकार या व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसी वस्तु की अपने पास रख लेना, सुरक्षित कर लेना जो आपातकालीन स्थिति के दौरान हुई है, उसे ही बफर स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल की उपयोगिता क्या है? तो रिएक्टर स्केल जो है आपको पता है, और भूकंप की जो तरंगें होती हैं उनको जो है, अर्थक्वेक की जो वेव होती है उनकी फ्रिक्वेंसी यानी तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मौसम से क्या समझते हैं? तो मौसम है किसी पर्टिकुलर स्थान पर वायुमंडल की स्थिति को, जिसमें ताप, हवा या वहाँ के वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसे ही मौसम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत गर्मी, वर्षा और ये सारी चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने देखा था। एक क्वेश्चन था कोविड-19 पे लिखने के लिए आया था। कोविड-19 पे आप लोगों को पता है चीन के वुहान से स्टार्ट हुआ और पेंडेमिक बीमारी है, और अभी इसका वैक्सीन प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई करंट अफेयर से रिलेटेड आप इसकी स्कीम भी मेंशन कर सकते थे और बाकी इसके बारे में फैक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। चक्रवात एक है, अफवान चक्रवात भी आया था, मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 16 का ए, 16 का ए। इसमें था चक्रवात यानी साइक्लोन अम्फान। तो ये क्या था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था, याद रखेंगे। और इससे काफ़ी नुकसान हुआ था, लगभग 8 राज्य इससे प्रभावित हुए थे 2020 में। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मेंस में लिखने के लिए आया था। अब अपकमिंग एग्जाम में ताउते आ सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। कोविड-19 के बारे में आया था और बिहार रेजिमेंट के बारे में आया था। बिहार रेजिमेंट के नारा था। बिहार रेजिमेंट जो है एक आर्मी की एक रेजिमेंट है, जिसके नारे के बारे में भी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता दूं, गलवान घाटी चर्चाओं में आई थी, जहां पर बिहार रेजिमेंट का
और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हो गई थी, लद्दाख में पड़ती है ये। एक जो है क्वेश्चन इस पे आया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आया था कि आप लोगों को 10 खिलाड़ियों के नाम ले रखे थे और उन खिलाड़ियों का फील्ड आपको बताना था कि कौन खिलाड़ी किस नाम से जाना जाता है, किस खेल के नाम से जाना जाता है। तो उसमें पहला तो मैंने सोल पेपर भी आप लोगों के लिए बना लिया। इसमें मीराबाई चानू पहली हैं, तो आपको पता ही है, भारोत्तोलन में है, वेटलिफ्टिंग में, और अभी इन्होंने हाल ही में ओलंपिक में जो है वो सिल्वर मेडल जीता है जो कन्वर्ट हो गया गोल्ड में। फिर है शांता कुमार श्रीसंत, श्रीसंत तो आपको पता ही है क्रिकेट से। बायुचिंग भूटिया हैं, फुटबॉल से हैं। सतीश कुमार हैं, ये मुक्केबाज हैं। अजय ठाकुर हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं। और गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉलर हैं। पूनम यादव क्रिकेटर हैं। और मनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं, आपको पता है इंडियन हॉकी क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। जीवन कुमार शर्मा जूडो के प्लेयर हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। और एक हैं ए श्रीनिवास राव, तो ये हैं एथलीट्स हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। और राही सरनोबत जो हैं वो हैं निशानेबाज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 13 है। इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी, क्योंकि खिलाड़ियों के कभी कभी क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, या तो खेल से संबंधित किसी ग्राउंड का नाम आपसे पूछ लेते हैं, ग्राउंड का, या फिर खेल से संबंधित ट्रॉफियों के नाम पूछ लेते हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो किस खेल से, जैसे एसेज ट्रॉफी है ये पूछ लेगा, डूरंट कप है किस खेल से रिलेटेड है ये पूछ लेगा, या फिर जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, ट्रॉफी हैं, उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट में आपसे पूछ लेगा। इस बार जो पूछा है वो खिलाड़ियों के संबंधित खेल के नाम पूछ लिए हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14। उस क्वेश्चन नंबर भी दिया है जो पेपर में मैं पढ़ पा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 का उत्तर देना है। आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट आप 10 में से 10 आंसर देना है, और ये टोटल जो दिए गए हैं वो 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। 13 में से 10 के आंसर लिखने, वन लाइनर। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पहले पूछा है, जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है आपसे कि प्राचीनतम भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिएगा। ओल्डेस्ट जो इपिक हैं एंशिएंट इंडिया के, वो लिखने हैं 2। तो उसके सबसे नाम आता है, आपको पता ही है, पहला एक है रामायण, ठीक है ना, पहले लिखेंगे रामायण, और दूसरा है जो महाभारत। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट इपिक रहे हैं, ये याद रखेंगे, भारत के 2 महाकाव्यों में से प्रमुख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सबको पता है 527 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बिंदुसार से पहले मौर्य वंश का सम्राट कौन था, तो ये थे चंद्रगुप्त। और क्वेश्चन नंबर 4 है किस गुप्त वंश के शासक के नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि लगाई गई थी, तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस खिलजी शासक का बाजार नियंत्रण प्रसिद्ध था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था, तो मुगल शासक अकबर थे, उन्होंने ही कराया था। इसके बाद अगर हम बात करें जो किसके शासनकाल के दौरान सर टॉमस रो जो है वो भारत आया था, तो जहांगीर, ये 1616 में आया था टॉमस रो। ठीक है, और फिर इसके बाद है शिवाजी के मंत्रियों का जो समूह है वो किस नाम से जाना जाता था, अष्टप्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, देखो एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, मैं कई बार ये ग्रुप में भी करा चुका था। राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को समाप्त करा था और 1829 में, और ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग की वजह से। उस समय जो शासनकाल था, जो गवर्नर थे भारत के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 में मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया, तो ये आपको पता है बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में पड़ती है, 34वीं इन्फेंट्री। भारतीय राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है एओएम किस संस्था का सहयोग करके स्थापना की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर है 12, भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और महात्मा गांधी जी इन्हें अपने राजनीतिक गुरु भी मानते थे। इसके बाद है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ से नारों से भी आ गया, तो ये है बाल गंगाधर तिलक ने इसको बताया था, बोला था, ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया, 14 हो गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15 का 15 का ई क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ क्या है 15 का ई।
क्वेश्चन नंबर 15 पेपर में ही देखेंगे। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। तो ई में पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो है बछेंद्री पाल, ये याद रखेंगे, ठीक है, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश की थी, आपको पता है, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला, तो ज्ञानपीठ सम्मानित पहली महिला है, उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। और पहली IPS भी पूछा है, तो IPS किरण बेदी हैं, जो हाल ही में अभी इन्होंने रिजाइन दिया था, उपराज्यपाल थी पांडुचेरी की, ठीक है। तो 15 का ई भी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन था कि F है, 15 का F है, किस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। इस क्वेश्चन में वन लाइनर आपसे पूछे गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की लिस्ट आप लोगों को याद होनी जरूरी है, क्योंकि बिहार में पिछले वर्षों में भी ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, कभी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कभी डायरेक्ट लिस्ट भी पूछ लेते हैं। तो इस बार जो पूछा गया वो इस तरह से पूछा गया कि चंद्रशेखर से पहले जो PM थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। दूसरा, राजीव गांधी से पहले PM का पूछ लिया है, तो उनकी माता जी थी इंदिरा गांधी जी। फिर पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 18 हम देख रहे हैं, 18 का C है, प्रतिभा पाटिल के पश्चात, यानी उनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे भारत के, वो बने थे प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है ना। हाल ही में इनकी अभी 2018 में डेथ भी हो गई थी, आप लोगों को पता ही होगा, 19 में। इसके बाद हामिद अंसारी से पहले उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे, और हामिद अंसारी का जो कार्यकाल रहा था वो 2 बार रहा था कंटिन्यू, ठीक है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ के पहले CM पूछ लिया इन्होंने, तो वो हैं अजीत जोगी, ये याद रखेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के CM और गवर्नर कौन है। नेक्स्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष पूछ लिए हैं, जिनके अभी हाल ही में तैनाती हुई है, वो हैं पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के, इसको IOC करके भी याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है, इंडियन ओलंपिक कॉर्पोरेशन, IO एसोसिएशन इन IOA, ठीक है ना। तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम देखें, तो इसमें कुछ दिवस पूछे थे, ये वही हैं एक्सपेक्टेड दिवस हैं, जो जिसमें अगर बात करें, थल सेना दिवस पूछे है, सबको पता है 15 जनवरी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है, बाल दिवस 14 नवंबर, और विश्व रेड क्रॉस दिवस वेरी मोस्ट है तो 8 मई, ओजोन दिवस 16 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड दिवस थे, जो मैं ऑलरेडी अपने कंटेंट में भी दे चुका था, सारे के सारे हमारे कंटेंट से ही ये आ गए हैं, ठीक है ना। और ये भी लगभग जिनकी लिस्ट थी, मैंने राष्ट्रपति और PM की ये सारी लिस्ट में ऑलरेडी दे चुका था, NHRC में ऑलरेडी करा ही चुका था, ठीक है ना। तो ये इस तरह से था। पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़कर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी। पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया है, कुछ चीज़ें आपको स्लाइड्स पे भी दी गई होंगी या दिखा देंगे हम लोग, और इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम PDF के माध्यम से पब्लिक ग्रुप में दे देंगे। बिहार APO मेंस के लिए जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 7500110314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। 32 जुडिशरी के लिए प्री और मेंस के लिए, बिहार 32 जुडिशरी के लिए प्री और मेंस के लिए हमारा 6 अगस्त से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ पेपर के लिए भी और GK GS के लिए भी, जिसमें वीडियो लेक्चर होंगे, कंटेंट भी आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सारी चीज़ें हमारे यहाँ बिहार जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही हैं, बिहार APO पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट, लेक्चर, सारी चीज़ें होंगी, और साथ में टेस्ट सीरीज भी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।